अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। इस वक्त जो पाकिस्तानी अवाम है उनकी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक और गंभीर, क्योंकि कल रात हुकूमत ने एक ही सिटिंग में पेट्रोल के ऊपर 134 रुपये तकरीबन और डीज़ल के ऊपर तकरीबन 185 रुपीज़ बढ़ा दिए हैं, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत हो गई है 458.41 यानी 458 रुपीज़ 41 पैसाज, 459 रुपीज़ ही समझ लीजिए, ऑलमोस्ट 460 हो गई। और इस तरह डीज़ल की कीमत 520 रुपए तक जा पहुंची है। हुकूमत इसके ऊपर बहुत से जवाज़ पेश कर रही है। इसको जो आलमी मंजरनामे पर ईरान जंग, आबनाए होर्मज़ और आलमी मंडियों में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, उसका एक नागुज़ीर इफ़ेक्ट करार दे रही है। लेकिन बहुत से दावे भी इससे पहले किए गए जब रिलीफ दिया गया 3 हफ्ते का दरमियान में आवाम को, और ये कहा गया कि अगर ये तलब और रसद का मामला रुकावट इसमें नहीं आती तो शायद इतना ज़्यादा इजाफा ना करना पड़े। और भी बहुत सी बातें की गई जिनके जवाबात जानना बड़ा ज़रूरी हैं। अभी भी अगर इस ब्रेकडाउन को देखा जाए जो इस दफ़ा कीमतें बढ़ाने के नतीजे में आया है, उसमें पेट्रोल में लेवी की मद में, यानी बाकी टैक्सेस ड्यूटीज़ तो अलग जो हुकूमत हासिल करती है, ये एक पेट्रोलियम लेवी होती है ख़ास तौर पे, जिसके ऊपर मुख्तलिफ टैक्सेस जो कि हुकूमत जमा करती है पेट्रोल के ज़रिए आवाम से, उसकी मद में पेट्रोल के ऊपर 55 रुपये 55 रुपीज़ हासिल कर रही है, इजाफा किया गया है। और डीज़ल के ऊपर कोई लेवी नहीं लगाई गई, यहाँ पे रियायत दी गई है। हुकूमत ने इसका जवाब ये दिया है कि वो अगर डीज़ल के ऊपर लेवी लगाती तो इससे एक अफेक्ट होता जिसकी वजह से मार्केट में और महंगाई होती, अशिया ख़ुरनोश जो किसान हैं दीगर जगहों पे इसका इम्पैक्ट होता, उसको कहीं ना कहीं संभाला देने की कोशिश की गई है। फिर और बहुत से जो इक़दामात हैं जो हुकूमत कर सकती थी, जिनमें हमने देखा गुज़श्ता हफ्तों में इजलास भी हुए, सूबाई हुकूमतों के साथ वफाकी हुकूमत बैठी और ये गौर व ख़ौस किया गया कि अवाम के ऊपर ये जो जंग है इसके असरात कम से कम हों माशी तौर पर। उसके लिए क्या किया जा सकता है, आवाम को इस दबाव से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, इसको भी हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस तमाम तर डिस्कशन के लिए साजिद अमीन साहब SDPI के डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आप, थैंक यू सो मच। खाकान नजीब साहब माहिर माशियात हैं, अली हसनैन साहब, फ़ारूक सलीम साहब, आप भी मईशत के ऊपर बड़ा अबूर रखते हैं और ख़ासकर आज का ये जो मसला है और ये जो आवाम का दुख दर्द है, इसको कुछ समझने की भी कोशिश करेंगे और इसमें से टेक अवेज निकालने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ आगे आने वाले दिनों में किया जा सकता है या नहीं। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर जॉइनिंग अस। खाकान नजीब साहब, आपसे शुरू करते हैं सर। पहले तो मैं देख रही थी बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जब हुकूमत बारहा ये दावे करती आई है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के नतीजे में ईरान ने हमारे शिप्स भी नहीं रोके, बल्कि हम ही वो हैं जिनको इजाज़त है उनके हमारे झंडा बरदार जहाज़ निकलने के और मुझसे, तो तलब और रसद का मामला नहीं है पाकिस्तान के पास ज़खायर भी तेल के मौजूद हैं और जहाज़ भी आते रहेंगे। तो अगर ईरान से आने में कोई मसला नहीं है तो फिर क्यों कीमत बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी? अलीना, I'm going to do a thought experiment with you. हम 27 फरवरी को खड़े हैं, एक जंग आ गई है मिडल ईस्ट की। हमें ये पता है कि ये 4 से 6 हफ्ते है, ये तो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होना शुरू हो गया है। तेल की कीमत ग्लोबली अगर यू पुट सम पीपल टुगेदर ऑन द इंटरनेशनल सीन तो वो बता देंगे कि बढ़ने वाली है। अब उस वक्त आपको क्या करना चाहिए था? जो डिमांड है अपनी उसको कंजर्व करना चाहिए था, और ये कम्युनिकेट करने की बजाय कि सप्लाई कंफर्टेबल है, ये कहना चाहिए था कि सप्लाई की डिसरप्शन भी है और साथ साथ आपकी जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़ने वाला है। जो इस दफा तेल खरीदा है वो $130 बैरल दुबई प्लैट्स पे है, जब वॉर नहीं हुई थी $70 था। जो डीजल खरीदा है वो $230 पे है। सो बिल्कुल सप्लाई डिसरप्शन थी, प्राइस डिसरप्शन थी। 1973 के बाद सबसे बड़ा ऑयल शॉक था। पहली तो ये कम्युनिकेशन 2 मार्च को ही आ जानी चाहिए थी। 3-4 मार्च को मैंने एक ट्वीट किया जिसमें मैंने ये कहा, The only choice you have is demand compression। जब मार्च खत्म हुआ है, अलीना नोट दिस फिगर डाउन, 19% ओवरऑल OMCs की सेल, कुछ होर्डिंग भी हुई होगी, ज्यादा है बिकॉज फ्राइडे को छुट्टी हुई, लोगों ने उसको अस्यूम ही नहीं किया क्योंकि प्राइस सिग्नल सही नहीं गया, डिमांड की कंप्रेशन का सिग्नल नहीं गया, एनर्जी एफिशिएंसी का नहीं गया, वर्क फ्रॉम होम का नहीं गया। 27 दिन बाद हमने जाके वो सिग्नलिंग शुरू की। सो व्हाट एक्चुअली ट्रांसपायर्ड इज कि 55 के बाद कैस्केडिंग प्राइस नहीं बढ़ाई, 55 के बाद वो कम्युनिकेशन नहीं हुई कि ये सप्लाई शॉक है
ये ऐसा नहीं है, 73 के बाद सबसे बड़ा है। सो पीपल रिएक्टेड इन अ नॉर्मल मैनर और 13% फरवरी से भी ज्यादा बढ़ा हुआ ओएमसीज की सेल दिखाती। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। और अब आकर चूंकि 152 अरब रुपया फंड के साथ ये तय हुआ था कि आप इससे क्रॉस नहीं कर सकते, 100 अरब हमने डिफर किया पीएसडीपी से। ये भी समझा दूं, पीएसडीपी कट नहीं करते। मैं मतलब 11 साल सरकार के साथ काम किया है, हम पीएसडीपी को डिफर करते हैं। आप दासू पे अगले साल 110 अरब रुपए देंगे। दिस इज नॉट अ कट। अच्छी बात है, आपने कुछ कहा कि हम 50% पेट्रोल काट देंगे, कुछ ऑप्टिक्स है, कुछ रियलिटी में भी कट आएगा। जो रियल चीज है, सो ये है आपका शॉर्ट टर्म जिसमें ये सारा कुछ हुआ। अब आ जाइए कि लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम क्या थी। जिस दिन वॉर में गए थे 28 दिन के रिजर्व्स थे। जब कोविड खत्म हुआ तो ये तय हुआ था कि 60 से 90 दिन के रिजर्व्स बिल्ड करेंगे। सो आपके पास ऑलरेडी रिजर्व्स कम थे, आज शायद 23 दिन के रिजर्व्स होंगे डीजल के। आप अभी भी डोमेस्टिक कोल की बजाय इंपोर्टेड कोल पे डिपेंडेंट थे। डोमेस्टिक गैस को हम सबड्यूड रखते रहे क्योंकि एलएनजी बहुत महंगी थी। वो तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि फोर्स मजोर हो गया, हम उसमें से निकल गए। सो आप समझिए फ्रेट कहां पे कैरी हो रहा था, 85% ऑन द रोड्स ऑफ पाकिस्तान। सो लॉन्ग टर्म भी फंसे हुए थे इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में कि फॉसिल फ्यूल के बगैर फ्रेट नहीं कैरी होता। रेल पे फ्रेट 5-10% से ऊपर नहीं कैरी हो रहा था। अब आप तेल कहां कैरी कर रहे हैं, अभी भी रोड्स पे कैरी कर रहे हैं, वो पाइपलाइंस पे साउथ टू नॉर्थ नहीं कैरी करे। सो लंबे मसाइल भी खड़े थे। शॉर्ट टर्म की हैंडलिंग और कम्युनिकेशन भी ऐसी हुई कि लोगों का बिहेवियर नहीं चेंज हुआ। और आप मुझे आज भी बताएं कि स्कूल बंद करने हैं, मैं हामी था कि चलो स्प्रिंग हॉलीडेज 31 तक दे दें। मैंने खुद कहा ये बात, यार कमर्शियल एरियाज नहीं बंद करने। आई विल गिव यू एन एग्जैक्ट फिगर with the government. I put this figure up many years ago कि 800 मेगावाट जब बिजली की खपत हम तोड़ सकते थे। एनर्जी एफिशिएंसी कमर्शियल बंद करके, रेस्टोरेंट्स बंद करके 9-10 बजे तक हमने जब लिमिट किया मैरिज हॉल्स को, ये किया था ना वो जो एक पॉलिसी लाई थी कि एक डिश बेचेंगे, उस वन डिश करेंगे, फिर हम 10 बजे बंद कर देंगे महदूद। हाँ बिल्कुल सही है अलीना। आज 1200 मेगावाट सेव होता है, वो इंपोर्टेड कोल पे बनता है, इंपोर्टेड एलएनजी पे बना मार्च में। ये हैं चीजें। सो इन 1 month what you can see is कि the kind of policy response you could have given could have been very cascaded. इतना फर्क भी ना पता चलता, बिहेवियर भी चेंज होता और लोग भी रिएक्ट डिफरेंटली करते। आई थिंक दैट्स द होल स्टोरी। आज जहां खड़े हैं कोई और सूरत नहीं थी, ये पास ऑन करना था। ये सब्सिडी पेट्रोल को दे रहे थे, अब लोगों को देने जा रहे हैं। सो अगेन अगर 30 साल में हम ये नहीं समझ सके कि सब्सिडी जो है आईएमएफ के साथ 19 अरब पे हमने शुरू किया था बेस्ट, आज 730 अरब पे है। एक मतलब टका नहीं रोका आईएमएफ ने। सो लेट्स नॉट ब्लेम द आईएमएफ और एनीवन एल्स। जहां हमने टारगेट किया है सब्सिडी को, फ्लैगशिप प्रोग्राम है एनएससीआर, नेशनल सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री। 10 मिलियन का वो डेटा है जो आपके 29% उसमें 30 मिलियन तक का डेटा है। ये 3 मिलियन आपके पास मोटर बाइक्स हैं। ये आपको डे 5 ऑफ द वॉर पे चले जाना चाहिए था इस चीज में। अगर ये सब किया होता तो जो आज पब्लिक का आउटक्राई है वो इतना शदीद ना होता। दिस इज द स्टोरी। अच्छा, मेरे इसमें 3-4 और फॉलोअप सवाल हैं, लेकिन एक बड़ा शायद डम डाउन सवाल करूंगी, बट ये जहन में आता है। लेवी की मद में इतना बड़ा फिगर जो रखा गया है, क्या यहाँ से रिलीफ दिया जा सकता था? क्या शॉर्ट टर्म में अपनी लेवीज को कम करके, कलेक्शन को कम करके हुकूमत आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दे सकती थी या नहीं? So this is your structural issue again. What is it? 1468 1468 billion is the agreed figure in the MEFP जो फंड से तय किया हुआ है। हम अलीना मेरे ख्याल में हम ahead of that figure आ रहे हैं अभी। So अगर ahead of that figure आ रहे थे तो फंड से ये जो 106 रुपए एक है, 24 रुपए एक है, 24 क्या है, 24 इंपोर्ट कस्टम्स ड्यूटी है ऑन द पेट्रोलियम और 2.5 रुपए एक है। सो ये 187 बन जाता है। सो आप थोड़ा सा रिलीफ ले सकते थे। एक मुझे चीज अभी समझ नहीं आ रही और मुझे क्लैरिटी नहीं आ रही, 390 अरब पड़ा हुआ है बजट में, मतलब हम हर साल रखते थे इमरजेंसी एंड कंटिजेंसी का। वेयर डज द गवर्नमेंट वांट टू यूज दैट? आई एम नॉट श्योर। अच्छा, एक और चीज जो आईएमएफ से लेनी चाहिए थी ना यार, आईएमएफ के पास जाना चाहिए था। अली और साजिद बड़े स्मार्ट मॉडलर्स हैं, इनको कहते कि मॉडल कर दो कि इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी क्या आ रहा है। इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी तो बड़ा दिखाई दे रहा है पहले ही नंबर्स में। जो 180 का एफपीआर का शॉर्टफॉल है ना, उसमें इंपोर्ट कंप्रेशन का भी शॉर्टफॉल है, उसमें फर्टिलाइजर का भी है, उसमें स्लोनेस का भी है, और एसपीआई
जो हमारा सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है वो पिछले हफ्ते का 8% बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ये सब चीजें तो जो फास्ट मूविंग इंडिकेटर्स है अच्छा, ये जो सब आप निशानदेही कर रहे हैं ना, ये 2 हफ्ते पहले, बल्कि ईद से पहले हमारे पास खुरम साहब मौजूद थे। हमने सारे उनसे सवालात किए, ये भी पूछा कि एस्टिमेट्स क्या हैं हुकूमत के। उन्होंने तो बड़ी अच्छी रोज़ी पिक्चर हमें दिखाई। हमने आज भी कोशिश की कि हमें हुकूमत का कोई नुमाइंदा मिल सके ताकि ज़रा अच्छी तरह हम समझ भी सकें व्हाट इज़ हुकूमत प्लानिंग एग्जैक्टली, क्योंकि सब बड़ा अच्छा, अभी भी राना सनाउल्लाह साहब आए, उन्होंने कहा सब कंट्रोल में है, सब बड़ा अच्छा है, बस ये जंग की वजह से करना पड़ा है। बट डॉक्टर अली साहब, आपसे समझना चाहते हैं, डू यू अग्री विद दिस? क्या आप समझते हैं कि हुकूमत ने जिस तरह से प्ले किया है ये सारा का सारा मामला, उसमें भी कमी है, और अगर चाहती हुकूमत तो कहीं ना कहीं अवाम को एक कुशन दे सकती थी? ये एकदम से जो बढ़ाया है इसने चीज़ों को ख़राब किया है और उसका ऑब्वियसली इम्पैक्ट ज़्यादा है। जी, मेरे ख्याल है डॉक्टर खाकान ने बहुत उम्दा तरीके से हमें एक इसकी समरी दे दी है। ये बात दुरुस्त है कि जब जंग शुरू हुई है तो एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ अगर हम इसको देखते तो जो इक़दाम इन्होंने बयान किए वो लेने चाहिए थे। इसमें अप्रोच के अंदर ज़रूर एक कोताही रही है, कोई एक गैप रहा है। एट द सेम टाइम मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमें ज़्यादा हम कुछ हमारे हाथ जो बंधे हुए थे उसके ऊपर शायद हम अवाम में ज़्यादा आगाही पैदा कर सकते थे। जो इन्होंने अप्रोचेस की कि हम पहले ही अपने मिटिगेशन के इक़दाम उठाना शुरू करते, ज़्यादा एग्रेसिवली उठाते, वो बात दुरुस्त है। लेकिन उसके साथ साथ एक रीजनल आउटलुक की क्लियर पिक्चर अवाम तक पहुँचे ताकि अवाम भी तैयार होना शुरू हो, ये भी बहुत अहम था। क्योंकि अल्टीमेटली ये एक पाकिस्तान से बाहर का एक डायनामिक है जिसका हमारी मिसमैनेजमेंट तो एक लेवल पर है। मतलब पाकिस्तान एक गरीब मुल्क इसलिए क्योंकि हम कई दिहाइयों से मिसमैनेज्ड हैं और कई लिहाज से मिसमैनेज्ड हैं। तो वो एक बैकग्राउंड है। हम ये एक्सपेक्ट करें कि गवर्नमेंट जो है वो एक दिन के अंदर अपने आप को बहुत प्रोफिशिएंटली चलाएगी, ये भी दुरुस्त नहीं है। तो एक मिक्स बैग नजर आता है। डेफिनेटली कई गैप्स ऐसे हैं कि जो पूरे होने चाहिए थे और उनके ना होने पर हुकूमत जवाबदेह है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी हमें भी जहन में रखना चाहिए कि ये हुकूमत के हाथ में पूरी तरह नहीं है। मेरे ख्याल में एक जो चीज़ हमारे 2-3 मसाइल जो बहुत पहले के हैं, आज के नहीं है, वो ये है कि हमारी ट्रांसपोर्ट सेक्टर के ऊपर गवर्नेंस हमेशा से बहुत बुरी है। पब्लिक सेक्टर के ऊपर हमने अभी सब्सिडी तो दे दी है, लेकिन उस सेक्टर को क्राइसिस के अलावा हम बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं देते। हमारे जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से प्राइवेट बिजनेसेस जो हैं वो इस बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। हमारे रूट्स उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा हमारे पास मोटरसाइकिल है, समथिंग लाइक 27 मिलियन मोटरसाइकिल ऑन द रोड। और मोटरसाइकिल जो है बहुत एक फ्यूल इनएफिशिएंट व्हीकल होता है। ना सिर्फ फ्यूल इनएफिशिएंट होता है लेकिन एक ख़ास तबके के लिए महंगाई को और मज़ीद ड्राइव करता है। सो वो सब पस मंज़र। व्हाट डू यू मीन बाय दैट डॉक्टर साहब? क्योंकि हमारा तासुर तो ये है कि मोटरसाइकिल मैसेज की सवारी है, जहाँ पर ख़ास तौर पे हमारे सूबे में सिंध में, जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ना होने के बराबर है, वहाँ पर तो लोग ज़्यादातर रिलाय बाइक्स पे करते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जैक्टली जो आप फरमा रही हैं कि जब अगर आपकी बसेस अच्छी चल रही हो तो वो एक ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा इकोनॉमिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। हम मोटरसाइकिल्स की तरफ तब आते हैं जब हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल ना रहें। उन ऑप्शंस को बेहतर अगर हम कर रहे हो तो ये मोटरसाइकिल्स की तरफ आना जो है वो इतनी तेज़ी से लोग नहीं आएंगे। एंड ये जहन में रखिए कि मोटरसाइकिल एक बहुत फ्यूल इनएफिशिएंट व्हीकल है। और हमारे मुल्क में तो उसमें एक मजीद मसला ये है कि उससे पोल्यूशन बढ़ती है। सो वो ये बैकग्राउंड है। इसके ऊपर ये लॉन्ग टर्म की बातें हैं, मतलब 20-30 साल पहले से रिजॉल्व होना शुरू हुई होती। इस वक्त जो है वो ज़ाहिर है शॉर्ट टर्म के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे ऑप्शंस नजर नहीं आ रहे कि जो गवर्नमेंट के पास थे। एक जो अच्छी चीज़ हुई है जो कि मजीद इसको तरफ कर सकते थे कि जो पहले कुछ इंस्टेंसेस के अंदर हमने फ्यूल सब्सिडीज को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किए, वो फाइनेंशियली बहुत नुकसानदेह है। उससे जो इन्फ्लेशन पैदा होगी वो पेट्रोल की महंगाई से इन्फ्लेशन जो आएगी उससे कहीं ज़्यादा होती।
तो उस लिहाज से गवर्नमेंट ने एक कम से कम शॉर्ट टर्म में एक ठीक फैसला लिया है और उसको हमें कुछ सपोर्ट भी करना चाहिए। तो ये जो अभी डॉक्टर खाकान साहब कह रहे थे कि कंटिजेंसीज की मद में 390 अरब रुपए हुकूमत के पास पड़ा था, कहीं ना कहीं आप वहाँ से ऑफसेट नहीं कर सकते थे? प्लस जो हमने IMF से कमिटमेंट की थी लेवीज़ के ज़रिए या उनको देने के महसूलात, उसके ज़रिए भी कहीं ना कहीं रिलीफ दिया जा सकता था, जो मौजूदा एकदम से बढ़ाई हैं इतनी, उसमें के डू यू डिसएग्री? नहीं, आई थिंक ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। देखिए, हुकूमत जो है वो पेट्रोल की कीमत कभी भी बढ़ाने की तरफ माइल नहीं होती, क्योंकि ये उनको पता है कि ये एक सियासी तौर पे बहुत पेनफुल कदम है। बल्कि उल्टा मेरे नज़दीक हमारे मुल्क में एनर्जी जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा रेगुलेटेड है, उसके अंदर हुकूमत की इतनी इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए जितनी होती है। क्योंकि हम या तो पाकिस्तान से पेट्रोल निकल रहा होता, फिर गवर्नमेंट उसके अंदर मदाखलत दिखाए, वो एक अलग बात है। जब आप प्रोड्यूसर नहीं है तो आपका काम होना चाहिए कि आप अपनी वैल्यू चेन को एफिशिएंट बनाएं, उसके अंदर कंपटीशन पैदा करें और उसके बाद एक विद इन अ सर्टेन रेंज एटलीस्ट मार्केट को चलने दें, जिससे आपकी फ्यूल की यूजेज भी बेहतर, एलोकेशन बेहतर हो। वो सो आई डोंट थिंक इसमें इतने बहुत ज्यादा इनके पास ऑप्शंस थी। थोड़ा बहुत फॉर श्योर आप कह सकते हैं कि हम कुछ हमारे मिसस्टेप्स होंगे, कुछ हमारी वेस्टेज, मिसाल के तौर पे अगर आप कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा अखराजात कर रही हो, बड़े ऑब्वियस किस्म के अखराजात कर रही हो, वो दैट इज नॉट कॉल्ड फॉर। लेकिन बियॉन्ड दैट, जिस तरह अगर आप देखें कि पाकिस्तान आपके ख्याल में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे? ये जो हुकूमती सतह वाली आप बात कर रहे हैं ना, क्योंकि ये भी इजलास हुआ कि ऑप्शनल ऑनलाइन सिस्टम पे चले जाएं या फिर वर्क फ्रॉम होम की तरफ चले जाएं, इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया प्रोविंसेस की जानिब से। इसके ऊपर मैं आना चाहती हूँ बट सेकंड हाफ के अंदर। पहले मैं ज़रा इनिशियल टेक अवेज लेना चाहती हूँ। डॉक्टर साजिद साहब, आप कहिएगा सर, इस वक्त अवाम जब कंपैरेटिव एनालिसिस करती है ख़ित्ते में ही, तो वो ये कहती है बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भारत, पड़ोसी मुल्क जो ये दावा भी नहीं करते कि डिप्लोमेटिकली उनके स्टेक्स हैं या इस जंग में कोई उनको एज हासिल है, जैसे पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उनकी तो तेल की तलब और रसद को इतना कोई फ़र्क नहीं पहुंचा। सो ऐसा क्यों है कि ख़ित्ते के बाकी ममालिक के अंदर इतना ज़्यादा तेल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं, पाकिस्तान के अंदर एकदम से इजाफा किया गया है? ये जो सडनली इजाफा किया गया है ये आवाम को हजम नहीं हो रहा है। आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या इसको कहीं ना कहीं थोड़ा महदूद किया जा सकता था या कुछ रिलीफ दिया जा सकता था? जी अलीना, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस थे कि वो इसको बेहतर अंदाज में कर सकती थी। तीन चीजों को हम मेरे ख्याल अगर यहाँ सेपरेट कर लें, एक तो वो इजाफा है जो जाहिर है कि ग्लोबल आलमी तौर पे हो रहा है और हर मुल्क में हो रहा है, उसको पास ऑन करना जो है वो जाहिर जरूरी है। गवर्नमेंट ने वहां भी एक गलती की, हमने इसको 2 से 3 हफ्तों के लिए एक्यूमुलेट किया। उसको हमने पहले यकदम 55 रुपए बढ़ा दिया और फिर हमने 3 हफ्ते तक, जब उसका थोड़ा बैकलैश आया तो हमने सियासी फैसले किए और हमने 3 हफ्ते आके बहुत ज्यादा इसके ऊपर हमारी स्पीचेस रही, एंगेजमेंट्स रही कि जी गवर्नमेंट सारा बर्डन खुद ले रही है। मुझे लगता है पहली गलती वहां पे थी, हमें वो ग्रेजुअली पास ऑन करना चाहिए था। हम बार बार ये कह रहे थे कि आपको एक यकमुश्त बहुत बड़ा जो इजाफा होता है वो ज्यादा पैनिक क्रिएट करता है, ज्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट करता है, ज्यादा कैओस क्रिएट करता है। तो मुझे लगता है कि पहली जो सियासी फैसला अंदाजी हुई उस 55 रुपए फी लीटर के बाद, वो इटसेल्फ ज्यादा था। इनिशियली हमने पैनिक किया, स्टॉक्स कम थे, अनसर्टेनिटी थी कि सप्लाईज बहाल होंगी या नहीं होंगी, तो हमने वहां पे एक बड़ा इजाफा किया। को 20 रुपए फी लीटर मेरे ख्याल में उस वक्त ज्यादा था, को 35 रुपए तक बनता था आलमी मार्केट के मुताबिक। तो एक तो वो हमसे हुआ। तो वो जो सियासी गलती थी वो जब एक्यूमुलेट हो गई तो हम चूंकि वादे ये कर रहे थे कि हम उसको सस्टेन करेंगे, लेकिन हम सस्टेन नहीं कर सकते थे। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ IMF प्रोग्राम की वजह से, ना ये हमें करना चाहिए, हमें पास ऑन करना चाहिए थी प्राइसेस। लेकिन जब हमने उसको एक्यूमुलेट कर लिया, वो कहते ना कि मैं हमेशा देर कर देता हूँ, वो कोई शेर है एक ना, तो हमने इसमें देर की। हम अगर ग्रेजुअल करते तो शायद इतना पैनिक ना होता, नंबर 1। नंबर 2, मुझे लगता है जहां पे बिल्कुल भी पास ऑन नहीं होना चाहिए था वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है। इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो अपना 100 रुपया फी लीटर के करीब पेट्रोलियम डेवलपमेंट के करीब टारगेट था वो ले रही थी,
इस वक्त पीडीएल में इजाफा करना मेरे ख्याल में दो उसकी बुनियादी वजूहात हैं, जिसमें एक जो है वो शायद गलत फहमी की बुनियाद पे है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ये लगा है कि मार्च में चूंकि डिस्पाइट वो जो 55 रुपए का इंक्रीज हुआ है, पेट्रोल जो कंजम्पशन है वो बड़ी है, तो गवर्नमेंट को शायद उसने असेस ये किया है कि इसका जो असर है वो आम आदमी की जो पेट्रोल खपत है उस पर नहीं जा रहा, तो हम इसको मजीद बढ़ाते हैं। लेकिन वो मुझे लगता है कि गलत फहमी है, क्योंकि शायद मार्च में रमजान इफेक्ट और ईद इफेक्ट को अगर आप मिला के पढ़े तो हमेशा ईद में जो पेट्रोल की कंजम्पशन है वो ज्यादा होती है, आपका इंटरसिटी ट्रैवल बहुत ज्यादा होता है, लोग एक शहर से दूसरे शहरों में पूरे पूरे शहर जा रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने उसको देखते हुए कि शायद अगर हमें डिमांड को कंप्रेस करना है तो बहुत ज्यादा इजाफा करना पड़े, और उसका जो मार्जिन आपके पास बनता था वो चूंकि इंटरनेशनल प्राइसेस में तो नहीं बनता था, फिर आपके पास सिर्फ पीडीएल रह जाता है, तो वो जो पीडीएल का इंक्रीज है वो गवर्नमेंट ने किया है। मुझे लगता है कि उसको उस वक्त जो है वो बचाया जा सकता था। तो गवर्नमेंट पास ऑप्शन थे कि इसको बेहतर किया जा सकता था, इसको ग्रेजुअल किया जा सकता था, एक अच्छी कम्युनिकेशन के जरिए किया जा सकता था, तो ऐसा नहीं कि ऑप्शंस नहीं है। जो सब्सिडीज की बात हो रही है, मेरा ख्याल है कि जो सब्सिडीज हैं ये शायद बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगी। अच्छा। इस वक्त नंबर एक तो ये कि जो पेट्रोल आप मोटरसाइकिल को दे रहे हैं 2000 रुपया महीना, तो उसके लिए जो शराइत रखी गई हैं शायद इनको पूरा करते ही 3 महीने लग जाएंगे, जो कि सब्सिडी का टोटल पीरियड है। मोटरसाइकिल आपके नाम पे होना चाहिए, आपके पास सारे कागज होने चाहिए, आप इस फला चीज में रजिस्टर्ड हो, फला में रजिस्टर्ड हो, तो मुझे लगता है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। बहुत सारे जो मोटरसाइकिल्स हैं वो शायद इसके लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। जो हमें फ्री ट्रांसपोर्ट्स का कहा गया, रूरल एरियाज में हम क्या करेंगे? वहां पे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस तरह से है ही नहीं है। आई मीन बहुत ज्यादा आपका मोटरसाइकिल चल रहा है जो रजिस्टर्ड नहीं है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को जो पीडीएल है वो शायद वक्ती तौर पे पोस्टपोन करनी चाहिए थी, और वो किसी एक गलत फहमी की बुनियाद पे कि जो कंजम्पशन ज्यादा हुई है मार्च में, शायद उसकी बेस पे जो है वो फैसला लिया गया है। तो शायद अगर ज्यादा बेहतर अंदाज में इसको एनालाइज करके किया जाता तो बेहतर अंदाज में होता, बट ऑप्शंस थे गवर्नमेंट के पास। इट कुड हैव डन इट इन अ बेटर वे एट लीस्ट विद पासिंग द प्राइसेस टू द कंज्यूमर्स। ठीक है, एक ब्रेक लेनी है हमने, उसके बाद ये जो सूबाई हुकूमतों ने टारगेटेड सब्सिडीज़ के ज़रिए आवाम को रिलीफ देने का प्लान बनाया है, ये किस हद तक कारगर साबित होगा भी या नहीं, इससे मुतल्लिक अपने तज्जियाकारों से राय जानते हैं। वेलकम बैक। फारूक साहब, आप कहिएगा, पेट्रोल के ऊपर लेवी बढ़ा दी गई है पीडीएल, लेकिन डीजल को प्रोटेक्टेड रखा गया है ताकि सनत के ऊपर इफेक्ट ना पड़े। आपके ख्याल में क्या ये अच्छा मूव था? क्या इससे कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन मिलेगी या नहीं? एंड ऑब्वियसली ओवरऑल जो इकदाम किए गए हैं उसके ऊपर भी आपके टेक अवेज। ये मामला कोई इतने ज़्यादा पेचीदा नहीं है। दो हकाइक हम सामने रख लें। पहली हकीकत तो ये है कि हमारी जो रोजाना की कंजम्पशन है वो कोई 4.5 लाख बैरल के करीब। मुल्क के अंदर कोई 60-65 हज़ार बैरल प्रोड्यूस होते हैं। तो आप सोचिए कि 85% जो है, कम से कम 85% जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं। अब हुकूमत का या पाकिस्तान का मुकम्मल इन्हिसार है इंपोर्ट के ऊपर, और जब इंपोर्टेड प्राइस जो है आलमी मंडी की कीमत जो है वो कहीं $70-72 से बढ़ के $105-106 पे चले जाए, तो फिर कीमतों में इजाफा पाकिस्तान के अंदर करना वो तो नागुज़ीर है। कोई भी हुकूमत जो है वो उसको टाल सकती है, लेकिन इजाफा जो है वो नागुज़ीर बन जाता है। अब ये तो हम पिछले कोई 35-40 साल से देख रहे हैं कि आलमी मंडी में जब कीमत बढ़ती है तो पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो डोमेस्टिक भी उसकी कीमत बढ़ा देती। एक चीज जो मैंने इस दफा नोट की जो पहले कभी मुझे नजर नहीं आई, एंड दिस गोज टू द क्रेडिट ऑफ द गवर्नमेंट, वो ये है कि जहां पे ये ऐलान किया गया कि कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, साथ ही ये ऐलान किया गया कि जो गरीब तबकात हैं उनके लिए टारगेटेड रिलीफ सामने आए। अब यहाँ पे IMF वाले जो हैं वो एक तफरीक करते हैं सब्सिडी और टारगेटेड रिलीफ में। टारगेट रिलीफ आ जाती है सोशल प्रोटेक्शन में, वो दुनिया के जितने भी मालियाती इदारे हैं वो उसको अलाउ करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने बहुत ही खूबसूरती से इसको टारगेटेड रिलीफ डाला, जिसमें कोई 100 रुपए फी लीटर जो मोटरसाइकिल के लिए है, 100 रुपए लीटर जो है वो इंटरसिटी बसेस के लिए है, कोई 70 से 80 हज़ार रुपया ट्रक्स के लिए है, फिर कोई 1500 रुपया फार्मर्स के लिए रखा गया है। ये तारीखी तौर पे मैं समझता हूँ कि पहले कभी इसका ऐलान नहीं किया गया।
ये दिस इज द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री कि जहां पे कीमतों का इजाफा उसका ऐलान किया गया और साथ ही साथ जो है वो दूसरा ऐलान किया गया कि गरीब तबकात का या पुअर विल बी प्रोटेक्टेड। अच्छा, अब जो पाकिस्तानियों को गुस्सा है वो आई थिंक ये तेल की कीमतों के ऊपर से नहीं। तेल की कीमतें तो हुकूमत पाकिस्तान कंट्रोल नहीं करती है, ये तो आलमी मंडियां चलती हैं। असल गुस्सा ये आता है कि तकरीबन 85,500 कारें हैं हुकूमती पूल के अंदर और वो सालाना की बुनियाद पे कोई 114 अरब रुपए का डीजल और पेट्रोल पी जाती हैं। अगर हम देखें कि हुकूमत जो बरतानिया की हुकूमत है, जो हमारे ऊपर हुकूमत कर चुके हैं, हुक्मरान रह चुके हैं, उनका कारपूल जो है उसमें 86 गाड़ियां हैं। अब 86 कार्स इन देयर कारपूल एंड 85,500 इन आवर कारपूल। फिर आप सोचिए कि लोगों को गुस्सा आता है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क है 137 के करीब मैंने वुज़रा गिने हैं। अब जापान जो चौथी बड़ी मईशत है दुनिया की, वहां पे कोई तकरीबन 17 वजीर हैं। जर्मनी में 16 वजीर गिने जाते हैं। फ्रांस के अंदर 20 वजीर हैं। ये सब बड़े बड़े ममालिक हैं। तो गुस्सा जो है वो हुकूमत की शाह खर्चियों के ऊपर है। गुस्से के नतीजे में आलमी मंडियों की कीमत तो नीचे नहीं आ सकती। अच्छा सर, और आप समझ रहे हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग अप्रोच है जो आपने इस वक्त ली है। मैं चाहती हूँ मैं डॉक्टर खाकान साहब के पास जाऊँ, फिर आई अंडरस्टैंड आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं साजिद साहब, बट गिव मी अ मिनट। सबसे पहले तो बात करते हैं इस नुक्ते के ऊपर बिफोर आई कम टू द टारगेट सब्सिडीज़ कि जो गुस्सा है ये हुकूमत की शाह खर्चियों के ऊपर है। ये शायद पेट्रोल की कीमत को अवाम अंडरस्टैंड कर लेते कि इस वक्त आलमी माहौल ऐसा है। क्या आप समझते हैं कि इस हाइपोथेसिस में हकीकत है? देखिए, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स जो है ना, और ये कई दफा हमारी एज इकोनॉमिस्ट डिस्कशन होती है, हम तरजीह दे रहे हैं फिस्कल को, यानी कि मालियाती खसारे को संभालने के लिए कि हमने 54% कॉर्पोरेट इनकम टैक्स एट द हाईएस्ट रेट रखा हुआ है, 38.15% पर्सनल इनकम टैक्स रखा हुआ है, 18% जीएसटी रखा हुआ है, ब्रॉड बेस नहीं किया। सो ये एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाते नहीं है, कैपिटल गेन्स ऑन प्रॉपर्टी लेते नहीं है, बट सारा एम्फेसिस जो है, और IMF जब भी जाता है ना, बिकॉज मैं 2-3 कंट्रीज को डील कर रहा हूँ जो फंड के प्रोग्राम को किसी तरह निगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एम्फेसिस वहां चला जाता है। मसला यह है कि सारा एम्फेसिस पाकिस्तान के केस में, और इट वेरीज कंट्री बाय कंट्री, वो आना चाहिए एक्सपेंडिचर रिफॉर्म पे। अब इससे मतलब क्या है? लेट्स आल्सो थिंक अबाउट इट लिटिल डीपर, राइट? खर्चे कौन से कम करना चाहते हैं? देखिए ना, 700 अरब का खर्चा मैंने करना है इनकम सपोर्ट पे। आई वाज ऑन द टेबल व्हेन वी सेट अप दिस प्रोग्राम। मैं तब भी कहता था, मैं आज भी कहता हूं कि ये सब्जेक्ट किसका है? प्रोविंसेस का है। इसका NFC से भी कोई ताल्लुक नहीं है, प्रोविंशियल शेयरिंग होनी चाहिए, बड़ा क्लियर है। लेट्स मूव ऑन इट। अब इसी से मैं कहता चला जाऊंगा कि मैंने एक थॉट एक्सपीरियंस किया है आपका 1 मार्च का, एक मैं 3 अप्रैल को भी किए जा रहा हूं। आप एक सब्सिडी ये सारी दे रहे हैं ना, टारगेटेड सब्सिडी, बहुत अच्छी बात है। लेट्स मेक श्योर इट गेट्स टू द मोटर बाइक्स, द फार्मर्स। यू नीड टू, जैसे हमने कोविड में किया था, देन दिस वाज वेरी स्पेसिफिक एग्जांपल। हमने वहां पे 1-2 डायरेक्ट पेमेंट्स इनकम सपोर्ट में की थी। प्रोविंसेस को साथ यूज करें और वो पेमेंट्स करें, लोग थोड़ा शील्ड हो जाएंगे और ये जो गुस्सा है उसमें से निकल जाएंगे। सो एक तो एक्सपेंडिचर शेयरिंग में नंबर 1 वो है। दूसरा, एक्सपेंडिचर शेयरिंग में प्रॉब्लम क्या है यार? देखिए, 17 सब्जेक्ट वफाक चला रहा है, इस वक्त भी चला रहा है। अब चूंकि हम लॉन्ग टर्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, वो क्या है? ज़कात, उशर, फूड, एग्रीकल्चर, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं डिवॉल्व हो चुके हैं। खर्चे 300 अरब, ये वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी है, जारी खराजात में 300 PSDP में आज से 2 साल पहले हम कर रहे थे, इनको नीचे थे। अच्छा, इसी तरह टैरिफ डिफरेंशियल, ये असल रिफॉर्म है। अगर हम आज भी, अच्छा, फिर ये किताब अलीना हमने लिखनी शुरू की थी 2012 में, ये पहली दफा मैंने लिखी कि पाकिस्तान की एक्चुअल फुटप्रिंट ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस क्या है। वो आज भी PIA को छोड़ के वहीं पे खड़ा हुआ है, एग्जैक्टली, ठीक है। ये है असल चीजें। बिफोर आई लीव, कैन आई जस्ट से वन थिंग कि व्हाट इज द नेक्स्ट 1 month दैट यू नीड टू डू? यस, एब्सोल्युटली। एंड देन अगर आप मुझे अलाउ कर देंगी तो फिर मैं एक आध सवाल मैं आपसे और करूंगी आपकी इजाजत से। आप पहले प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप अगले 1 महीने को कैसे देख रहे हैं? लेट्स देखें, मेरा बेस क्लाइंट सिनारियो ये है, मैं बड़ा ग्लोबल मार्केट्स को बड़े गौर से देखता हूँ कि शायद $120 पेपर जो हम फाइनेंशियल मार्केट्स में देखते हैं तेल, वो उससे क्रॉस ना करे, और अगर बहुत डिस्टर्बेंस हुई तो $130 से $140। सो अपवर्ड ट्रेंड इज स्टिल इंटैक्ट।
तो हमें इसको संभालना है। सबसे पहली बात यह कि बहुत अच्छी टारगेटेड सब्सिडी की रिजीम की है, प्रोविंसेस को compete करना चाहिए। यही तो सारी गेम प्लान है। पंजाब, सिंध, केपी के ब्रोजा वो सब देखें कि यार वो ये कर रहा है तो मैं भी ये करता हूँ। आज सिंध ने बड़ी अच्छी बात की कि वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत है, पर मैं किसी और तरह जाना चाहता हूँ लोगों के पास। दिस इज हाउ वी वांट टू रन गवर्नेंस इन पाकिस्तान। लेट द प्रोविंसेस compete। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। स्मॉल फार्मर्स पर जरूर पहुंचे सो दैट जो एग्रीकल्चर है वो डिस्टर्ब ना हो। सो ये 4 को करें। गैस की मैनेजमेंट बड़ी जरूरी हो गई है। फर्टिलाइजर की कीमत 50% बढ़ गई है। सो वी नीड टू गेट द गैस टू द फर्टिलाइजर सो दैट उसका हार्वेस्टिंग सीजन में डिफिकल्टी ना आए। डीजल के फ्लो को हमने जरूर रखना है। पेट्रोल की डिमांड को जितना तोड़ सकते हैं छोड़ दें। लोग 3 दिन बेशक काम करें, पर उनके आवर्स बढ़ा दें। देखिए ना, 8 से 8 का आर कर दें, 3 दिन की मोबिलिटी कर दें। थिंक कि आप क्या कर सकते हैं। इनकम सपोर्ट में आपने दे दिया, पीडीएल को आपने संभाल लिया, फिर आप जो डिमांड कॉन्जर्वेशन से आगे ना, अभी तक यार मतलब ये सारी गुफ्तगू जो है सरकार पे हो रही है। वेयर आर द एनर्जी लीडर्स, वेयर आर द लीडर्स ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर टू कम ऑन योर प्रोग्राम एंड से कि यार कॉर्पोरेट सेक्टर्स को मैन्युफैक्चरिंग में ये इकदाम लेने चाहिए एनर्जी कॉन्जर्वेशन के लिए। लेट मी गिव यू एन एग्जैक्ट फिगर। अगर हम तोड़ देते हैं कमर्शियल, अगर हम रेस्टोरेंट्स तोड़ देते हैं, अगर हम एनर्जी एफिशिएंसी पे चले जाते हैं, अथॉरिटीज का फिगर इज 1200 डॉक्टर साहब, डजंट इट गो हैंड इन हैंड एज एन हुकूमत एक बिठाए सबको टेबल के ऊपर लेके चले, एक प्लान करे, ऑब्वियसली दे विल टेक एन इनिशिएटिव। अगर खुद से तो यहाँ पर कहाँ होता है कि कोई आकर ऐसी बात करे। लेट्स बी रियलिस्टिक अबाउट इट। यार देखिए ना अलीना, अगर हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ करनी है, इसका मतलब है प्राइवेट सेक्टर हैज टू लीड इन R&D, प्राइवेट सेक्टर हैज टू लीड इन थॉट प्रोसेस आल्सो ना। ये जो हमारे चेंबर्स हैं, YCCI, दे हैव टू लीड इन दिस थॉट प्रोसेस। इनको ही आके चाहिए था कि अपने पूरी कॉर्पोरेट सेक्टर को, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज को एजुकेट करते कि यार व्हाट आर द मेजर्स दैट यू नीड टू टेक। फिर अलीना मतलब अभी भी अगर आप सारे बुलेवार्ड्स पे पाकिस्तान के चले जाएं तो पब्लिक को लाइट्स तो काट देनी चाहिए ना। मतलब you know these are the thought processes that must come in। अच्छा, दूसरी जो चीज हमें थोड़ी सी देखनी पड़ेगी ना, अप्रैल में एक बड़ी पेमेंट आ रही है पाकिस्तान की $1.3 बिलियन की। आई एम श्योर कि अथॉरिटीज आर प्रिपेयर्ड टू मेक दैट पेमेंट। उसका एक्सचेंज रेट पे क्या इंपैक्ट आएगा, और एक्सचेंज रेट को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखें ताकि जो हमारी मैनेजमेंट है वो ऐसी रहे कि बहुत ज्यादा इंपोर्ट भी ना बढ़े और डिमांड जो हमारी प्रोडक्ट्स की है वो ना टूटे। और आखिरी बात है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द रेमिटेंसेज, मैं अभी भी क्लियर नहीं हूं। मेरा ख्याल है कि स्ट्रक्चरल शिफ्ट रेमिटेंसेज में आ जाएगा। अगेन $22 अरब मिडिल ईस्ट से आना है इस साल, which is 54% of the 40 billion that we need to make। अगर 5% कम होता है तो $1 बिलियन की हिट आती है। इस वक्त 5 से 6 मिलियन मेरा ख्याल है पाकिस्तानी मिडिल ईस्ट में है। स्ट्रक्चरली ये शिफ्ट कैसे होगा, इसका भी थॉट प्रोसेस जो है कर लें। आखिर में कम्युनिकेशन टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, टू द प्राइवेट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, टू द पीपल वर्किंग बिकम्स ट्रूली इंपॉर्टेंट। और लॉन्ग टर्म का जरूर पर्चा रखें अगर कौम को वो देना है। जिसका क्या मतलब है, डीरेगुलेशन अली जैसे कह रहे थे ऑफ द पेट्रोलियम सेक्टर 10 साल से करने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केट मेकिंग इन द एनर्जी सेक्टर, indigenization of the energy sector, freight on the trains, and you will solve your large problems of the competitiveness। बड़ी अच्छे तरीके से आपने शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म खास तौर पे गोल्स बता दिए। बट कैन आई जस्ट कम बैक टू द शॉर्ट टर्म रिलीफ दैट वी आर ट्राइंग टू गिव टू द आवाम राइट नाउ। टारगेटेड सब्सिडीज के ऊपर आपने कहा बहुत अच्छी हैं, इफेक्टिव भी होंगी। साजिद साहब doesn't agree to it, वो कह रहे हैं कि ये इफेक्टिव नहीं होंगी, आप नहीं इसको सही तरह से पहुंचा सकते आवाम तक इन सब्सिडीज को। Would you like to respond to that? देखिए, एक तो ये कि मैंने सब्सिडी में कुछ ऐड कर दिया है। मैं इनकम सपोर्ट में आई वांट टू रीच द 10 और 30 मिलियन हाउस होल्ड का NSER का डेटा, वो तो डायरेक्ट है, इन योर वॉलेट्स है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। दीज आर पीपल हु डोंट हैव द मोटर बाइक, राइट, हु गो ऑन अ साइकिल। But sir, won't that be counterproductive? I'm sorry, I'm fighting this case for Dr. Sajid साहब, but won't this be counterproductive? आप अगर डायरेक्टली उनको दे रहे हैं तो फिर तो जाहिर बात है जाएंगे, फ्यूल भरवाएंगे और फिर निकल जाएंगे। ये आपकी डिमांड को भी तो वहां से नहीं कर्ब करा ना। अलीना, 8,484 रुपए पे पावर्टी है 29% महाना की बुनियाद पर। सो वो लोग अगर दाल दलिया न्यूट्रिशन ही कर लेंगे ना, आई थिंक दैट्स व्हाट दे आर लुकिंग एट। सो आई एम लिटिल वरीड अबाउट दोस पीपल, सो आई वांट टू गेट टू दोस पीपल। और चूंकि हमने कोविड के टाइम में ये एक्सपेरिमेंट ठीक किया था एंड वर्कड आउट वेल। अच्छा, अब दूसरी बात आ जाती है कि साजिद कंसर्न, ये जेन्युइन कंसर्न है कि हुकूमत क्या ये कर सकती है। आउट ऑफ ऑल द पीपल प्रेजेंट हियर, आई थिंक आई हैव वर्कड विद द गवर्नमेंट द मोस्ट। जब हम कुछ करने पे आते हैं ना तो हम एक रात में बहुत कुछ कर लेते हैं।
बिलीव कीजिए कि स्टेट जब अपने आप को एग्जर्ट करती है और स्टेट के सारे इंस्टीट्यूशंस उसको बैक करने पे आते हैं, वेदर इट्स ऑल इंस्टीट्यूशंस, तो हम फिर उसको पास थ्रू, मतलब एक रात में सारी मोटर बाइक्स की जो रजिस्ट्रेशन है उसको क्लेरिफाई भी करा लेंगे। अभी सिंध ने बड़ी अच्छी बात की, इंसेंटिवाइज किया कि हमने रजिस्ट्रेशन की जो ट्रांसफर है वो फ्री कर दी है। तो अलीना ने अगर अली को बेची हुई है और अली ने नहीं रजिस्टर कराई तो अली रजिस्टर फ्री करा लेगा उसको, क्योंकि उसको 2000 मिलने जा रहे हैं। सो इंसेंटिव स्ट्रक्चर को ठीक कर दें तो लोग करवा लेंगे रजिस्टर और अपने 2000 ले लेंगे। मैं तो कहता हूं शायद 2000 भी नहीं ज्यादा। अब प्रोविंसेस को कंपीट करके कहना है कि नहीं मैं 3000 दूंगा, जरूर दें। प्रोविंसेस आर फ्लश विद मनी, सो जरूर दें। आखिरी बात इस पे ये करूंगा कि लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस दें कि बेस केस सिनारियो में ये निकल जाएगा 3-4 हफ्ते में। प्राइसेस फिर भी हाइटेंड रहेंगी, टाइम जरा मुश्किल रहेगा, बट एक टारगेटेड सपोर्ट से हम इसको सप्लाई साइड इंटरवेंशन से चलाने की कोशिश करेंगे टू द मैक्सिमम टिल वी गेट द स्ट्रक्चर्स राइट। डॉक्टर साहब, आपकी एक्सपेक्टेशन और प्रोजेक्शन क्या है? इस जंग के असरात कब तक रहेंगे? इस जंग के असरात 2026 में रहेंगे। तेल की कीमत आसानी से समझाता हूँ। जब ये जंग शुरू हुई थी तो जो ग्लोबल इकोनॉमी का एक हमने चार्ट बनाया तो हमने कहा वो 3.2% ग्रो करेगी और उस पे $65 का WTI क्रूड लिया। पाकिस्तान की बैलेंस शीट पे भी ये लिया गया होगा, आई एम प्रीटी श्योर। अगर वो आज $90 पे एवरेज कर जाता है 2026 में तो इन्फ्लेशन भी और ग्रोथ भी हिट होगी। ये स्टैगफ्लेशन नहीं है, वो तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है, बट ये दोनों हिट होंगी। फिर उसमें से निकल के जो वर्ल्ड ऑर्डर नया क्रिएट होता है, लेट्स सी कि वो क्या है, मिडिल ईस्ट कैसे बिहेव करता है। आखिर में जरा पाकिस्तान की एक पॉजिटिव पिक्चर पेंट कर जाऊं। अगर कराची पोर्ट पहले नहीं बना था तो आज मौका है कि वेयर हाउसिंग कीजिए, कराची पोर्ट को एक ऑल्टरनेट हब बनाइए फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। दैट्स द वन थिंग टू डू। अगर इन्वेस्टमेंट मिडिल ईस्ट में नहीं जा रही तो घर ठीक कीजिए। वो तीसरी बात, अगर ईरान के सैंक्शन उठ जाते हैं तो जो पाइपलाइन बिछानी है उसमें जाइए। Try to become the hub of trade that we could have been, that we didn't become because Middle East took that away. So इन चीजों पे बड़ी पॉजिटिविटी भी होनी चाहिए पाकिस्तान को। Absolutely, डॉक्टर साहब, लेकिन बड़ी अच्छी बात है आप इसके ऊपर लाइट शेड कर रहे हैं, बिकॉज इस वक्त तो वो कहते हैं ना कि टनल के एंड पे लोगों को बड़ी कम इस वक्त उम्मीद दिखाई दे रही है। वो देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे पास पहाड़ जैसे चैलेंज खड़ा है, हमारे ऊपर जो आ गई है पेट्रोल, रोज़मर्रा की हमारा जो मामलात हैं उनको चलाना मुश्किल हो गया। अगर कोई छोटा बिजनेस करने वाला है, किसी की छोटी दुकान है, कोई अपना ट्रांसपोर्टेशन का कारोबार है, किस तरह से चलेगा? एवरीबडी इज सो वरी। मजीद बात करते हैं इसके ऊपर एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हुकूमत ने आवाम के ऊपर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर बहुत बड़ा बोझ डाल दिया है। इस बोझ का दबाव कैसे कम किया जा सकता है, इसके ऊपर हम तज्जिया तबसरा ले रहे हैं और आने वाले जो माह हैं उसके अंदर आवाम को किन बातों को जहन में रखना चाहिए ख़ास तौर पर, इसके ऊपर भी बात करते हैं। डॉक्टर साजिद साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, डॉक्टर नजीब साहब ने भी, फ़ारूक ने भी बड़ी बात की कि टारगेटेड सब्सिडीज़ पे उनको एतमाद है, वो समझते हैं कि ये कर सकेंगे। यू वांटेड टू ऐड समथिंग ऑन दिस, आपको लगता है ये कारगर होंगी? यू सेड नो। अलीना, बहुत शुक्रिया, मेरे ख्याल बहुत अच्छी बातें हो गई। मैं आपको एक सादा सा नंबर देता हूँ कि लेट्स सी कि एक जो मोटरसाइकिल वाला है वो 40 लीटर इस्तेमाल करता है पेट्रोल पर मंथ। जो गवर्नमेंट है वो उससे 3600 रुपए के करीब या 3400 रुपए के करीब पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ले रही है, जो सिर्फ इजाफा हुआ है 80 रुपए का पिछले एक महीने में। मैं पूरी की बात नहीं कर रहा हूँ, फरवरी से अब तक जो इजाफा हो गया वो 80 रुपए से ज्यादा का है। तो गवर्नमेंट उससे 3200 रुपया पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में लेके उसको 2000 रुपया वापस कर रही है उसी 3200 में से। तो एक तो ये आप खुद से देख लीजिएगा कि ये कितनी रिलीफ है जो गवर्नमेंट उसको दे रही है, नंबर 1। नंबर 2, उन लोगों का क्या है जिनके पास बाइक्स नहीं है, क्या उन लोगों को महंगाई असर नहीं करेगी? वो लोग कहां से सब्सिडी लेंगे? सो नंबर 2। नंबर 3, गवर्नमेंट की प्रिपेयर्डनेस का अंदाजा आप इससे भी लगा लें कि हमारे पास 3 हफ्ते थे जब हमने इसको पास ऑन नहीं किया। तो अभी ऐलान हो रहा है कि गवर्नमेंट एक ऐप बनाएगी जिसके जरिए सब्सिडी दी जाएगी। अभी तक वो हमारे पास कोई ऐप उस तरह से है नहीं है, कोई डेटा उस तरह से है नहीं है। इसका जो इम्पैक्ट है अगर हम वो देख लें इकोनॉमी पे, तो जो मुझे लगता है कि हमें एक होगा कि ये मोटरसाइकिल वाले से बहुत ज्यादा आगे जाएगा इम्पैक्ट। मैं जब बात करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि आपको एक ब्रॉड बेस टारगेटेड सब्सिडीज या जो भी टारगेटेड सपोर्ट है वो चाहिए।
हमारी एस्टिमेट्स हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो 11 से 13% की एवरेज रहेगा 2026 के अंदर, और ये स्टेट बैंक के टारगेट से या एक्सपेक्टेशन जो 5 to 7% थी उससे ऑलमोस्ट डबल है। तो जो परचेजिंग पावर है वो हर एक की गिरेगी। जो जीडीपी का लॉस है वो एक्सट्रीम सिनारियो में वो जा सकता है आपका मिडिल सिनारियो में 0.5% ऑफ जीडीपी परसेंटेज पॉइंट टू 1 परसेंटेज पॉइंट। उससे जो कॉन्ट्रैक्शन होगी, जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है, जो गुर्बत है, उसके इजाफे से। तो हम सब ये समझते हैं कि प्राइसेस का पास ऑन करना जरूरी है। सवाल ये था कि वो किस अंदाज में की जाए। क्या 2 बड़े जंप्स में की जाए, जो 55 और 135 अगर ये मिला ले तो 190 रुपए के 2 जंप्स में की जाए, या ये ग्रेजुअल हर हफ्ते की जाए? तैयारी क्या अब अनाउंस करने के बाद की जाए? आपको ऐप बनानी है, या आपको पहले बनानी चाहिए थी जब आपको पता था कि आपने इसको करना पड़ेगा, इकदाम करने पड़ेंगे? तो मुझे लगता है, तो दैट इज माय पॉइंट, कि हम इसको बेहतर अंदाज में कर सकते थे। ऑफ कोर्स जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में, हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि हम तो सबसे बड़े ये रहे हैं कि हमेशा पेट्रोल प्राइसेस जो है वो पास ऑन होनी चाहिए। एब्सोल्युटली, इसके ऊपर तो मेरा ख्याल है सबका कंसेंसस है, लेकिन क्या तरीका कार है उसके ऊपर बहुत मुख्तलिफ। और अब जो सब्सिडीज का मामला है उसको भी जरा समझना चाहते हैं। डॉक्टर अली साहब, आप कहिएगा, आप कि इसके ऊपर क्या राय है? इस वक्त सब्सिडीज की जो प्लान बनाया गया है सूबाई हुकूमतों की तरफ से, सिंध ने बाइक्स के लिए टारगेटेड सब्सिडी कही है, पंजाब ने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को फ्री करने का कहा है। आपको लगता है ये इफेक्टिव होंगी, कारगर होंगी ये आवाम तक रिलीफ पहुंचाने के लिए? ये देखें, इसमें 2 चीज़ें जो कि गुफ्तगू के अंदर ऑलरेडी ज़ेरे बहस आ चुकी हैं, वो इम्पोर्टेंट हैं। एक तो ये है कि आपको थोड़ा सा अपने ट्रांसपोर्ट प्रोफाइल को और अपने पॉवर्टी प्रोफाइल को नज़र में रखते हैं, ताकि आप प्लान करें कि आपने सपोर्ट और रिलीफ कहाँ देनी है और क्यों देनी है। सो एक तो इन्होंने ये चीज़ की कि ये डीजल की टैक्सेशन जो है वो क्रॉस सब्सिडाइज करके डीजल के ऊपर इतना ज़्यादा इन्होंने बोझ नहीं आने दिया जितना पेट्रोल पर आया। वो डीजल ऑफ कोर्स जो है वो आपकी ट्रांसपोर्ट में, आपके एग्रीकल्चरल ट्रांसपोर्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो चीज़ आपको देखनी है वो ये कि आपको अपने एग्रीकल्चर के ऊपर जो रिलीफ देने की ज़रूरत है उसको आप सही तरह मैनेज करें। मसला हमारा ये आता है कि हमारी टारगेटिंग ऑफ सब्सिडीज बहुत अच्छी नहीं है। हमारे पास एक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू एक्सपीरियंस है जो कि रिलेटिवली मुनासिब है, और वो आपके एक रिलेटिवली छोटे तबके को तक पहुंचता है। हमारा बैकग्राउंड ये है कि पिछले 4-5 साल में हमारी पॉवर्टी जो है वो उससे पहले कि तकरीबन 2 दिहाइयों में पॉवर्टी बेहतरी की तरफ मूव करते करते पिछले 4-5 साल में रिवर्स की है और पॉवर्टी बढ़ रही है। और वो पॉवर्टी ऐसी है कि जो लोग पॉवर्टी से बाहर भी हैं उसमें से ज़्यादातर तबका ऐसा है कि जो तकरीबन पॉवर्टी के एज पे खड़े हुए हैं, और जो यकीनन इस सिनेरियो के अंदर उनमें से कई पॉवर्टी लाइन को क्रॉस करेंगे। इसके अंदर अगेन कोई अच्छी ऑप्शंस नहीं है। हमारे जो एक ये बात हुई कि हम शायद हमारे सूबे आपस में कम्पीट करेंगे, मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा सियासी कंपटीशन का अभी इन्वायरमेंट है, और हमारी ओवरऑल गवर्नेंस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। सो मुझे बहुत ज़्यादा इनके पास ऑप्शन नज़र नहीं आ रही कि ये अपनी रियलिस्टिक कैपेसिटी को देखते हुए क्या कर सकते थे। सो जो कुछ कर रहे हैं, आई थिंक इस जो साजिद भाई ने बात की कि वो ऐप बना देते, माजरत के साथ हमारे मुल्क में कभी भी इस तरह बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव गवर्नेंस नहीं रही, और हम ये तवक्को करें कि ये एकदम सुधर जाएंगे, ये थोड़ा सा शायद वैसे अली साहब, आपने एक डिफरेंस एटलीस्ट ऑप्टिक्स की हद तक एक हमें महसूस नहीं हुआ? क्योंकि हमने देखा फौरन वीकली बेसिस पे सब कुछ शिफ्ट कर दिया गया, फिर इजलास बुलाया जाता था हर हफ्ते जिसमें कहा जाता था कि हम प्लानिंग कर रहे हैं। खुद हमारे पास ईद से पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हुकूमत के तर्जुमान मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर प्लानिंग कर रहे हैं, हमने मुख्तलिफ कंटिजेंसी प्लान्स बनाए हैं। सिर्फ हमारे पास ही नहीं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर आप देखिए बैठ के होता था, तो तासुर तो ऐसा ही था शायद हुकूमत बहुत काम कर रही है। जब ऑप्टिक्स ज्यादा अच्छे होते हैं ना, तब कई दफा डर लगता है कि शायद उस ऑप्टिक्स को इम्प्रूव करने की भी एक वजह होती है।
आई थिंक मेन चीज आप इसको इसकी तरफ ना आप अंडरलाइन काम की तरफ देखें, और हमेशा कभी भी किसी भी दौर के अंदर ऐसे नहीं हुआ कि अच्छे लोग ना हो, देयर आर गुड पीपल इन दिस गवर्नमेंट आल्सो, लेकिन ओवरऑल आपने कुछ असेस करने के अपने मार्कर्स बनाने हैं कि हम गवर्नमेंट को किस बेसिस के ऊपर असेस कर रहे हैं। हमारी मुख्तलिफ चीजें ऐसी हैं जिसके खाकान साहब ने जाने से पहले फरमाया कि आपको अपनी करेंसी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। ये एक बहुत पुरानी बहस चल रही है, 2-3 साल से फ्लेक्सिबिलिटी पैदा नहीं की गई। आपको अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसके अंदर कंट्रोल्स हैं कि नहीं है। अभी हाल में पंजाब में एक एग्जेक्टिव जहाज खरीदा गया है, तो उसके अंदर उसके ऊपर आपने उस स्टेप को लेने से पहले कितनी स्टडी की थी, कितनी इवैल्यूएशन की थी, कितने लोगों से उसको वेरीफाई करवाया था कि इसकी जरूरत है कि नहीं है। सो ओवरऑल ये चीजें देखने की जरूरत है। डॉक्टर साहब बड़ी अहम बातें कर रहे हैं आप। एक और पॉइंट इसमें से निकलता है आपकी बात में से, हम गरीब तबके की तो बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ जैसे आपने BISP का हवाला दिया, दीगर हम टारगेटेड सब्सिडीज भी देख रहे हैं, बट फारूक साहब मुतवस्सित तबका इस तक कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि अगर कोई ऐसा शख्स है जिसके पास छोटी गाड़ी है, अच्छी जॉब कर रहा है, बेली दे सपोर्टिंग हिमसेल्फ, उसके लिए तो इस वक्त सिस्टम में कोई भी रिलीफ नज़र नहीं आ रहा, जो अपने आप को कहीं ना कहीं वो जिसको कहते हैं ना सफ़ेद पोश। सो डू यू फील कि वो जो एक ऑनलाइन या पार्शल ऑनलाइन जाने का फ़ैसला था, ना करने का फ़ैसला था, वो दुरुस्त है? हुकूमतों ने ये दुरुस्त फ़ैसला लिया है कि हम इस तरह करेंगे, या फिर यू फील कि अगर ऐसा होता तो बेहतर होता? ये डिलीवरी मैकेनिज्म के हवाले से अभी तक हुकूमत ने कुछ बताया नहीं। अगर तो वो 19वीं सदी की कोई टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, अगर कोई रैशनिंग की तरफ जाते हैं या पंप के अंदर एट द पंप आपने कोई सब्सिडी देनी है, तो फिर तो मुझे लगता है कि बेतहाशा करप्शन वीकेंड हो जाती है। उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वही पहुंच जाती है कि 15-20% पे। तरीका कार अगर हम 21वीं सदी का इस्तेमाल करते हैं, डेटा हमारे पास मौजूद है, BISP का बड़ा जबरदस्त डेटा है, वर्ल्ड बैंक भी उसको मानता है, IMF वाले भी मानते हैं। उसको अगर हम डायरेक्ट कर दें जैज पैसा के साथ, इजी पैसा के साथ, जो मोटरसाइकिल सवार है उसके कोई सादा पे के अकाउंट में, कोई नया पे के अकाउंट में, तो फिर वो इफेक्टिव हो सकती है। अगर आप इजाजत दें मुझे तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ अगले चंद महीनों के हवाले। सर ऑफ कोर्स, मुझे अगर इस फैसले के मुतालिक भी अगर आप पहले कह दीजिएगा कि जो सूबों का फैसला हमने देखा कि ये डिस्कस हुआ और ये फैसला किया गया कि पार्शल ऑनलाइन या फुल ऑनलाइन दफातर या स्कूल्स नहीं हम करना चाहते, आपकी नज़र में ये फैसला ठीक था या नहीं? मेरी नज़र में ये फैसला दुरुस्त है। मेरी नज़र में पाकिस्तान बंद कर देना और उसके बाद कोई नतीजा ढूंढना कि बंद करने के बाद हम बड़ा कोई तीर मार लेंगे, तो मैं उसके हक में नहीं। बट सर वो वर्क फ्रॉम होम होता ना। मंडी एक तेल की जो मंडी है, अच्छा। वो फ्यूचर की मंडी चलती है, अच्छा। उसमें आप फ्यूचर में तेल खरीद सकते हैं। आज अगर आप जनवरी 2027 का तेल खरीदने जा रहे हैं, अच्छा। तो वो तकरीबन $60-62 पे कोट हो रहा है। इसका पैगाम ये निकलता है, जो आलमी फ्यूचर्स की तेल की मंडी है, वो पैगाम ये दे रही है कि ये जंग ज्यादा लंबी चलने वाली नहीं। वो पैगाम ये दे रही है कि कुछ महीनों के अंदर तेल की कीमत जो है वो नीचे आ जाएगी। ठीक है। अब जंगबंदी हो जाएगी तो आप सोचिए कि एक मुल्क है ईरान, जो अभी जिसके ऊपर सैंक्शंस लगी, जब सैंक्शंस खत्म होती हैं तो आप सोचिए कि ईरान के पास कोई 155 अरब बैरल तेल का पड़ा हुआ है, कोई 35 ट्रिलियन फीट ऑफ गैस उसके पास पड़ी हुई है, और जो कंज्यूमर हैं इस खित्ते में वो भारत और चीन है। और ईरान और कंज्यूमर्स के दरमियान में अगर आप जियोग्राफी देखें तो पाकिस्तान बैठा है। तो फिर लगता ये है कि ये सारी की सारी गैस जो ईरान से निकलेगी और जो तेल है वो ईरान से निकलेगा और कंज्यूम होगा चीन में और भारत में और गुजर के जाएगा पाकिस्तान से। तो इस अगर पाकिस्तान इफ वी प्ले आवर कार्ड्स राइट, तो ये तो कोई 8 से 10 अरब डॉलर मेरा तखमीना लगता है कि सिर्फ ट्रांजिट फी जो है वो इसके नतीजे में निकाली जा सकती है। तो ईरान इज देयर, ज़खायर उसके पास मौजूद हैं। जंगबंदी के बाद चांसेस हैं कि वो सैंक्शंस उसके ऊपर से उठा ली जाएंगी। सर ये बड़ा दिलचस्प और एम्बिशियस प्लान है जो आप दे रहे हैं
गिवन जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, गिवन जो उसके ऊपर सैंक्शंस सही हो सकती हैं, अ लॉट इन द प्ले स्टिल। जी बिल्कुल, लेकिन जब जंगबंदी का ऐलान होगा उसके बाद आप देखिएगा कि कई चीजें खुलने लगेंगी। अच्छा, जदीद का जो पुराना वाला मामला है वो ना ईरान में चल रहा है, ना अमेरिका इस वक्त या ना बाकी दुनिया उससे कोई सेटिस्फाई नजर आती है। तो इस खित्ते में बहुत सारी तब्दीलियां आने वाली। फिर गल्फ कंट्रीज के हवाले से देख लीजिए, ठीक है। अब वो 6 ममालिक हैं, उनमें से जो 4 ममालिक हैं उनके पास कोई $6 ट्रिलियन के सॉवरेन वेल्थ फंड पड़े। ठीक है। अब जंगबंदी तो कभी ना कभी तो होनी है, और फिर वहां पे जंग के दौरान जो नुकसानात हुए हैं, मुझे लगता है कि उनका एक रिकंस्ट्रक्शन का बूम सामने आएगा। अच्छा, ये ऐसे ममालिक हैं जिनका नुकसान हुआ है, उनके पास वसाइल मौजूद हैं, तो फिर यहाँ पे मजीद लेबर की जरूरत होगी, यहाँ पे मजीद इंजीनियर्स की जरूरत होगी, और जो मुल्क ये सारी चीजें दस्तयाब कर सकता है वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इज एन आइडियल प्लेस। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आपने हमारे तजियाकारों की न सिर्फ हालात के बारे में बल्कि आगे की प्रोजेक्शंस क्या हैं, अंदाजे क्या लगा रहे हैं वो भी सुनी। अब इसके ऊपर थोड़ा सा इख्तलाफ पाया जा रहा है पैनल के ऊपर, जहाँ खाकार नजीब साहब लेकिन डॉक्टर साजिद साहब तो बिल्कुल वाज़े अल्फाज में ये कहते हैं कि हुकूमत ने जो पास ऑन किया है अवाम को बर्डन पेट्रोल की कीमत के ज़रिए, उसको कंट्रोल किया जा सकता था, उसको कम किया जा सकता था। हुकूमत के पास बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं। वहाँ हमारे पैनल के ऊपर कुछ एनालिस्ट हैं जो कि इससे इत्तफाक नहीं करते और वो कहते हैं हुकूमत के पास बड़े कम ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ तक कि फ़ारूक सलीम साहब कहते हैं कि ये जो गुस्सा है अवाम के अंदर, ये इस बात के ऊपर नहीं है कि यकमुश्त पेट्रोल का बर्डन डाला गया है, बल्कि हुकूमत अपने खर्चे कंट्रोल नहीं कर पा रही, इसका बर्डन है। लॉट ऑफ डिफरेंट थॉट्स, लेकिन डेफिनेटली एक चीज़ के ऊपर कंसेंसस है, गो के हुकूमत को पेट्रोल या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत का बोझ पास ऑन करना था, बट बेहतर तरीके से पास ऑन किया जा सकता था। हुकूमत ने दिखाया बहुत सब्ज़ बाग, लेकिन जो डिलीवर किया है वो अच्छे तरीके से नहीं किया। इसके ऊपर हुकूमत को आगे भी काम करने की बहुत ज़रूरत है। लॉट्स ऑफ टेक अवेज फ्रॉम दैट। तो आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।